हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हमारा जो है पार्ट चल रहा था जिसमें लास्ट क्लास में हमने मर्टालिटी, प्यूबर्टी और उसकी प्रजनन संबंधी जानकारी दी थी। अभी ये जो है ये थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लेंदी टाइप है, तो इसको हम यहीं पर समझते हुए पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डायरेक्ट पार्ट है। जैसे जैसे आप रीड करते जाओगे वैसे बेटे ऑटोमेटिक आपके जो है दिमाग में फिट होता जाएगा। उससे पहले हम जो पशु हैं उनकी जो प्रजनन के बारे में जो जानकारी है उसकी थोड़ी सी ब्रीफ में हम सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ये ब्रीफ में जो जानकारी है ये आपको लिखनी है भाई। चलिए देखो, जन्नानों की जो है जानकारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम नर जनन तंत्र देखते हैं। जो पशु है, इस तंत्र द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन होता है जिन्हें मादा के जनन पथ में एकत्र कर दिया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण जनन तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया भाई जनन तंत्र को? भाई आखिर नर जनन तंत्र हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों, मतलब क्या काम है अपना? यहाँ पर अपना टेबल है भाई, अपना को जो है सम्मोटी क्रिया करानी है। तो सम्मोटी क्रिया में क्या होगा? जो नर जनन तंत्र है वहाँ से क्या शुक्राणु आएंगे, शुक्राणु आएंगे। इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देख रहे हैं हम, टेबल है ना। अब देखो, नर जनन तंत्र की बात करें तो इसके 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी ऑर्गन। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन भाग होता है, सिंपल आएगा आपके ज़्यादा, क्योंकि फिर ये वेटनरी साइंस में चला जाता है। यदि इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे वेटनरी साइंस में चला जाता है। अपने काम का टेबल इतना सही है, केवल इतना सही है, ठीक है। तो जो प्राथमिक अंग होता है, प्राइमरी अंग होता है, जैसे आपका जो टेस्टेज, जो नर पशु होते हैं उनका जो टेस्टेज होता है, जो वृषण होता है, वो प्राथमिक अंग होता है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक अंग क्या होता है, तो द्वितीय टंड क्या क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय टंड कौन सा है कौन सा नहीं है। नर जनन तंत्र, पशु के नर जनन तंत्र का द्वितीय अंड, सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, जो आपका अधिवृषण है जिसको एपिडाइडिमिस कहते हैं, और दूसरा है सूत्रवाहिनी वासा डिफरेंस जिसे आप कहते हो, मूत्राशय है, फिर उसके बाद सिसन है। ये सभी क्या होते हैं? द्वितीय टंड होते हैं भाई। इनको भी आप लिख लें साथ ही साथ। सहायक लैंगिक टंड, सहायक लैंगिक टंड कौन से होते हैं? जो सहायता करते हैं, जैसे कि सूत्राशय है, सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं, प्रोस्टेट जो है ग्लैंड है, कंदमूली जो है मूली पत्र ग्रंथि जिसे टॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ये सभी सहायक अंग होते हैं भाई। जो प्रजनन की जो क्रिया है उसमें ये सहायता करते हैं। प्राथमिक अंग जहाँ पर जो है टेस्टिज, टेस्टिज क्या होता है? प्राथमिक अंग क्यों है? क्योंकि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो बनते कहाँ हैं? वो टेस्टिज में ही बनते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा एक नरजनन तंत्र के बारे में बस इतना सा ही आपको याद रखना है। प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, और सहायक लैंगिक अंग कौन सा है, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसको आप लिखिए वीडियो पॉज करके। और आप देख पा रहे हैं कि ये इसका जो है डायग्राम है, ये जो है ये इसका डायग्राम है भाई नर जनन तंत्र का, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो है ये जो है आपका, ये जो रहता है ये शिश्न मुंड रहता है, ये अंदर जो है शिशन रहता है। ये आपके जो टेस्टीज हैं 4 नंबर पर जो शो हो रहे हैं, ये टेस्टीज जो हैं वृषण हैं आपके, है ना। और उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फर्स्ट जो है वृषण कोश, सेकंड जो है वृषण रज्जु होता है, वृषण जो है तीसरे नंबर पर टेस्टीज। ये सब जो है हमारे नाम का केवल इतना सा, हमारे नाम का केवल इतना सा है। बाकी तो रामायण है, क्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर आइए आप थोड़ा सा और भी हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। फिर वो मादा जनन तंत्र में भी हम ब्रीफ में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ओनली शॉर्ट्स में जो है हम पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। देखो, यहाँ ये छोड़ दो, यहाँ पर केवल इस तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया है। नर को 3 में किया था और मादा को 2 में किया है। 2 में यदि बात करें तो प्राथमिक अंड, प्राथमिक अंड क्या होते हैं? अंडा से होते हैं, जहाँ पर अंडाणु बनता है, अंडा से जहाँ पर अंडाणु बनता है। और जब एस्टर साइकिल चलती है, तो एस्टर साइकिल जो चलती है तो वहाँ अंडाणुओं का जो क्षरण होता है, ओवुलेशन जो होता है वो अंडाशय से ही होता है। ओवरीज
है ना, जो डिम्ब ग्रंथियाँ, एक ही बात है, अंडाशय के अंदर ही डिम्ब ग्रंथियाँ होती है जिनसे डिम्ब यानी कि ओव्यूल बनता है। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन की बात करें तो डिम्ब है, डिम्ब वाहिनी जो है ओविडक्ट होती है, गर्भाशय यूटेरस होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, योनि होती है, भर होती है, ये सभी क्या होते हैं, द्वितीय तंत्र होते हैं। चाहो तो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर इनके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे थोड़ा सा। ये देखो, ये जो है मादा जनन तंत्र होता है। आप देखो जो ये जो है, ये आपका जो है ये अंडाशय है। सुनना ध्यान से, काम आएगा ये अभी थोड़ा सा थ्योरी जब पढ़ेंगे तब काम आएगा। ये जो है अंडाशय है, और ये जो है 7 नंबर पे ये क्या है, ये गर्भाशय है। ठीक है, अंडाशय और गर्भाशय, और इसके मध्य जो जुड़ाव रहता है, इसके मध्य जो जुड़ाव रहता है वो टीप इनफंडिबुलम। आप देखो ये जो जुड़ाव रहता है, ये देखो यहाँ पर दो दो चीज़ें होती हैं। पहले तो क्या है आपका अंडाशय, अंडाशय में क्या है, अंडे बने, और अंडे बन के जो है बाहर जाते हैं, गर्भाशय की तरफ जाते हैं। तो जाते टाइम जो है जहाँ अंडाशय बनता है उसके पास एक टीप होती है जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। 11, आप देखो 11 नंबर पर जो है ये यहाँ पर टीप होती है। ये टीप आगे जुड़ती है किससे, जो है आपकी अंडवाहिनी से, मतलब अंडाशय के बाद अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी किससे जुड़ जाती है, आपके गर्भाशय से जुड़ जाती है ना। अपने टू टेबल इतना सही याद रखना है, इस ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे काम का इतना नहीं है, समझ रहे हो, है ना। ये जुड़ गया, ये गर्भाशय में चला जाता है, गर्भाशय से फिर यहाँ ये दूसरी जो आपके अंडवाहिनी, आप देखो ये अंडवाहिनी होती है, ये इधर है ना। ये पूरा हम मूत्र मार्ग ये सब कुछ जो है पूरा है आपका। चलिए इसमें हम 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है तुम्हारे। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या हमारे एग्रीकल्चर में ये पार्ट नहीं है, ज़्यादा पार्ट नहीं है, तो समझाने वाला भी कम ही रहता है पोर्शन, और मेरे को भी ये कम आता है पार्ट। चलो भाई, सबसे पहला हम देखते हैं ओवरीज। ओवरीज को देखते हैं, पहले ओवरीज को देखते हैं। स्तनधारी मादा पशुओं में प्राय 2 अंडाशय होते हैं, यह मादा जन्नान का मुख्य अंग होता है। तो आपसे कोई पूछ लेती जो मादा जन्नान होती है उसका जो मुख्य अंग होता है वो कौन सा होता है, तो मादा जन्नान का मुख्य अंग क्या होता है, अंडाशय होता है। अब जो अंडाशय होता है क्योंकि इसमें डिम्ब या ओव अंडे या ओवा उत्पन्न होते हैं, ओवा अंडे उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मादा जो पशु होता है उसमें कितने अंडाशय होते हैं, तो 2 अंडाशय होते हैं। अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय में बनता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो नामक हार्मोन होते हैं उनका निर्माण भी कहाँ होता है, यहीं होता है, अंडाशय में होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो एस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो दोनों जो हार्मोन है ये मादा हार्मोन है, ध्यान रखना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों क्या है, मादा हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, तो इनका निर्माण कहाँ हो रहा है, अंडाशय में हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाइए, इनमें सैकड़ों अंड कोशिकाएं होती हैं। अब जो अंडाशय होते हैं इसमें भाई सीधी सी बात है, अंड कोशिकाएं होंगी, और कितनी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, जो प्रत्येक क्रमशः परिपक्व होकर प्रजनन चक्र के समय बाहर निकलती हैं। जितनी भी ये जो सैकड़ों अंडाशय के अंदर क्या होती है, अंड कोशिकाएं होती हैं, और जब प्रजनन संबंधी क्रिया होती है, जब आपकी इसकी जो मादा पशु होता है इसकी एस्ट्रोसाइकिल साइकिल चलती है, तो ये जो अंड कोशिकाएं होती हैं ये बाहर आती हैं, है ना, ये तो बाहर निकलती हैं। परिपक्व डिम्ब के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिम्ब निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ओवुलेशन कहते हैं। ध्यान रखना है आपको कि डिम्ब वाहिनी जो है हम कहते हैं, ओवरीज क्या होता है, ओवरीज के बारे में क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ बनता है, यहाँ पर अंडे यहाँ पर बनते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी अंड कोशिकाएं होती हैं जो एस्ट्रोसाइकिल के दौरान परिपक्व होती हैं, बाहर निकलती हैं। परिपक्व होकर बाहर निकलने को जो है हम कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें किसमें हो रही हैं भाई, ओवरीज में हो रही हैं। और देखते हैं इसका पार्ट, केवल आप ये यहाँ पर जो है इसको नोट कर लो भाई, ये थोड़ा सा
इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें भाई, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो भाई, है ना। चलिए और देखते हैं और पार्ट इसका जो है पढ़ने लायक। जैसे अब आ जाओ ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओविडक्ट के बारे में देखो, ये डिम्ब ग्रंथि और गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है। देखो जहाँ पर जो है आप देखो, जहाँ पर ये आपका गर्भाशय है, ये इस टाइप से जो है यहाँ पर गर्भाशय होते हैं, और ये सॉरी ये आपका अंडाशय होता है, अंडाशय होता है, और ये आपका यहाँ पर जो है गर्भाशय होता है। और इनको जोड़ने वाली जो ये जो रहती है वो क्या होती है, ओविडक्ट होती है। क्या होती है, ओविडक्ट होती है भाई। इसको जोड़ने वाली क्या होती है, ओविडक्ट होती है। तो ये डिम्ब ग्रंथि और गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है। इसके सिरों पर पंखों की आकृति की इनफंडिबुलम होती है। जो ओविडक्ट होता है ना, ओविडक्ट देखो यहाँ पर इसका सिरा होगा। ओविडक्ट का सिरा कहाँ होगा, जहाँ पर वो अंडाणु से अटैच होती है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है पंखों की आकृति, इसके सिरे पर पंखों की आकृति की इनफंडिबुलम होती है। आपसे कोई पूछ ले कि मादा जनन तंत्र में टीप, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, वो कहाँ पर उपस्थित होती है, तब आप इसका आंसर क्या जाएगा, डिम्ब वाहिनी। कहाँ पर उपस्थित होती है, डिम्ब वाहिनी में उपस्थित होती है। तो ध्यान रखना है, जब डिम्ब ग्रंथि से डिम्ब निकलता है, यानी कि डिम्ब ग्रंथि मतलब आपकी जो अंडाशय होता है, अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, तो अंडाणु निकलता है तो टीप के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे ये जो है अंडाशय है, ये अंडाशय, यहाँ टीप ऐसे ऐसे थोड़ी सी ऐसे होती है पंखनुमा, इसके चारों तरफ ऐसे पंखनुमा। जैसे ही अंडाणु होता है अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकला, तो जो इनफंडिबुलम होती है, जो टीप होती है, झट से पकड़ लेती है अंडे को, है ना। तो ये पकड़ लेती है या ग्रहण कर लेती है, आप ऐसा कह सकते हो। गाय में शुक्राणु, और वेरी इंपॉर्टेंट, जब अब क्या हुआ, इनफंडिबुलम ने अंडाशय से क्या ले लिया, अंडा को पकड़ लिया, अंडे को रख लिया, और आगे जाके ये ट्रांसफर करता है। अब देखो, गाय में शुक्राणु व अंडे का जो मिलन होता है, निषेचन होता है, वो पुटन नलिका या एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में होता है। देखो जो 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 निषेचन की क्रिया होती है, देखो यहाँ आप देखो, यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो हमने क्या देखा, ये है भाई, यहाँ से आपका वो आएंगे शुक्राणु, क्या है आपके शुक्राणु आए, सोचो। और कहाँ पर, यहाँ से ये आपका अंडा से, तो यहाँ से क्या बने, अंडा बना। तो अंडा कहाँ जाएगा, अंडा जो है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ने अंडे को क्या है, ग्रहण किया। और किस में ग्रहण किया, इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, तो इनफंडिबुलम होता है, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ओविडक्ट, पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो ओविडक्ट होती है उसका पार्ट है। अब ओविडक्ट का ये पार्ट होता है एम्पुला, ये जो पार्ट होता है पूरा, ये जो पार्ट होता है ये एम्पुला वाला पार्ट होता है ना, एम्पुला वाला। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से जो है शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु आके यहाँ गर्भाशय, गर्भाशय गर्भाशय के बाद जो है आप देखो, जब मैथुन की क्रिया होती है तो जो शिशन होता है वो यहाँ तक आ जाता है। ये आपकी गर्भाशय ग्रीवा होती है, क्या होती है, ये यहाँ पर जो है, सॉरी फॉर दैट, ये आपकी जो है, हाँ यहाँ पर जो है ये गर्भाशय ग्रीवा होती है ना, गर्भाशय के जाने का जो स्थान होता है गर्भाशय ग्रीवा होती है, यहाँ तक शिशन आता है। और यहाँ जो है गर्भाशय ग्रीवा के पास जो है जो शुक्राणु होते हैं उनका स्खलन होता है, और ये शुक्राणु चल के गर्भाशय, गर्भाशय के बाद जो है इधर जो ओविडक्ट वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर आ जाते हैं। और वो पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला होता है, और वहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भैया ना, क्या पूछा जा सकता है, देखो, है ना। डिम्ब ग्रंथि और गर्भाशय के बीच संपर्क का कार्य करती है। इसके सिरों पर पंखों की आकृति की इनफंडिबुलम होती है। जब डिम्ब ग्रंथि से डिम्ब निकलता है तो टीप के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाय में शुक्राणु और अंडे का जो मिलन होता है या निषेचन होता है पुटन नलिका एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तथा निषेचित अंडा, यानी कि जब जब शुक्राणु और अंडाणु मिल गए तब हम उसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे भाई।
जाइडोट किसे कहेंगे? जब शुक्राणु प्लस अंडाणु ये जब मिल जाएंगे तब इसे हम क्या कहेंगे भाई? शुक्राणु और जो है अंडाणु जब मिल जाएंगे इसे जाइडोट कहेंगे। अब ये जाइडोट कहाँ पे बन गया? जाइडोट आपके जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट के एम्पुला में बन गया। अब ओविडक्ट जो रहती है, जो ओविडक्ट होती है वो गर्भाशय से जोड़ती है, ये ओविडक्ट जो है गर्भाशय से जोड़ती है। तो ये अब जो जाइडोट बना है, जो जाइडोट बना है वो कहाँ पर जाएगा? गर्भाशय में पहुँचता है। जाइडोट कहाँ पहुँचेगा? गर्भाशय में पहुँचेगा। जाइडोट का मतलब समझ रहे क्या होता है? जाइडोट का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का अंदर जो निषेचन हो गया है, उनका संलयन हो गया है, उसके बाद जो संरचना बनती है वो जाइडोट होती है। जाइडोट ओविडक्ट में कहाँ पर बनी है? एम्पुला, एम्पुला में, ओविडक्ट के एम्पुला में बनी है। वहाँ से कहाँ जाएगी? गर्भाशय में पहुँचती है, और गर्भाशय और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। यहीं पर क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। अब जाइडोट से क्या बनता है देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट देखो, जो जाइडोट बना है वो कहाँ पे आ जाएगा? गर्भाशय में आ जाएगा, और गर्भाशय में ही क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है, जो एम्ब्रियो होता है। और ये भ्रूण ही, ये एम्ब्रियो ही तो बच्चा है, फिर आगे जाके इससे जो है बच्चे का मतलब बच्चा पूरा बनता है। तो ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भ्रूण का विकास है वो कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। इसी गर्भाशय में जैसे गाय की बात करें तो गाय में गर्भकाल अवधि कितने? 281 दिन होती है। तो 281 दिन तक जो भी पूरी जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाशय के अंदर होती है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है आपको। चलिए और देखते हैं, यहाँ तक जो है इसको, अच्छा वीडियो पॉज करके इसको लिखें आप। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा नया है भाई, मेरे लिए भी नया है, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है, हमारे कम आता है ये। अब देखो तीसरा पार्ट देखते हैं, यूटेरस। इनको नॉर्मल हम पार्टों को देख लेते हैं। गर्भाशय के ऊपर से दो मुड़े हुए स्तन हॉर्न होते हैं, गर्भाशय के जो है ऊपर से, और दो जिसे हॉर्न होते हैं अंदर वाली परत में से गर्भावस्था प्रेगनेंसी के समय गर्भाशय ग्रंथियां निकलती हैं, जिनके द्वारा, अब देखो मैंने कहा जो भ्रूण है वो कहाँ पे आ गया? गर्भाशय में आ गया। तो गर्भाशय में क्या होती हैं? गर्भाशय में गर्भाशय ग्रंथियाँ होती हैं, और गर्भाशय ग्रंथियों से जिनके द्वारा भ्रूण के आरंभ काल के पोषण के लिए, अब जो ग्रंथियाँ होती हैं इनसे भ्रूण के आरंभ काल के पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है जिसे यूटेराइन मिल्क कहते हैं। ध्यान रखें, मतलब हो क्या रहा है देखो, जो निषेचन, सबसे पहले तो बात करें शुक्राणु आया, फिर अंडाणु आया, अंडाणु और शुक्राणु मिल के क्या बनाया? जाइडोट बनाया। कहाँ पे बनाया? जो ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, उसके एम्पुला में बनाया। फिर जब दोनों में शुक्राणु और अंडाणु जब मिल गए तो क्या बना? जाइडोट बना। जाइडोट फिर कहाँ जाता है? जाइडोट जो है कहाँ पर जाता है? गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय में जाके क्या निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण गर्भाशय में बनता है। अब देखो शुरुआत में जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण को पोषण चाहिए, पोषण जब चाहिए तो जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में क्या होती हैं? ग्रंथियाँ होती हैं। उन ग्रंथियों से, गर्भाशय ग्रंथियों से क्या निकलता है? एक द्रव निकलता है, एक प्रकार का द्रव निकलता है जिसे गर्भाशय दुग्ध या यूटेराइन मिल्क कहते हैं। और यही मिल्क शुरुआत में जो भ्रूण है उसका पोषण करता है। क्या करता है? उसका पोषण करता है। ठीक है भाई, यूटेरस गर्भाशय के बारे में जानकारी हो गई। चलिए और आ जाइए, फिर होती है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, अब देखो गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग ग्रीवा होता है। देखो जहाँ पर आपके गर्भाशय जहाँ पर आ रहा है और वो योनि की तरफ जो आता है, वैजाइना की तरफ आता है, तो उधर आगे वाला जो पार्ट होता है ये होता है गर्भाशय ग्रीवा, है ना। तो अब देखिए अपने को अंडाणु से, जो अंडा से उधर से ऐसे होते हुए योनि की तरफ आ रहे हैं हम, है ना, पढ़ रहे हैं हम। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का सबसे नीचे वाला भाग जो है ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय तथा योनि के मध्य रहता है। जो गर्भाशय ग्रीवा होती है वो किसके मध्य रहती है? गर्भाशय तथा योनि के मध्य होती है। गाय जब गर्मी में होती है तब, या बच्चा देने का समय में गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुल जाता है। देखो जो गर्भाशय ग्रीवा होती है वो हमेशा बंद रहती है, हमेशा
बंद रहती है, लेकिन खुलती कब है? ये जो खुलती है, एक तो जब जो मादा पशु होता है जब हीट में आता है तब खुलती है, और बच्चा देने के समय, जब बच्चा देने का जो समय होता है वो तब खुलती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। गर्भाशय ग्रीवा की जो लंबाई होती है वो 4 इंच, और व्यास कितना होता है आपका जो है ये 1 है ना, ये 1 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, सॉरी। और इसके द्वारा जो है स्पर्म गर्भाशय में पहुंचते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही जो स्पर्म है वो गर्भाशय में पहुंचते हैं। ठीक है भाई, ये बेसिक सी जानकारी है, इसको आप जो है खुद भी नोट कर सकते हैं, खुद भी समझ में आ जाएगा आपके। वैसे आपको तो देखो कंटेंट आना चाहिए, ये कंटेंट है, आप इसको लिखिए भाई, है ना। अब आ जाइए, योनि वेजाइना, यह एक नलिकाकार अंड है जो गर्भाशय को भ्रूण से जोड़ती है। वेजाइना जो है फार्म पर पाए जाने वाले पशुओं में यह मल द्वार के नीचे स्थित होती है। जहाँ पर मल द्वार होता है, जहाँ से गोबर किया जाता है, उसके नीचे क्या होती है? योनि होती है। सांड द्वारा मैथुन के समय वीर्य इसमें छोड़ा जाता है। जो सांड द्वारा जो वीर्य है वो कहाँ पर छोड़ा जाता है? योनि में छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसव के समय बच्चा इसी मार्ग से बाहर आता है। बच्चा भी कहाँ से आता है? इसी मार्ग से बाहर आता है। फिर उसके बाद आ जाओ वल्वा। भड जो है मादा जनन पथ का सबसे बाहर वाला खुलने वाला पार्ट होता है। फिर इसको वीडियो पॉज करें, ये आपके मादा जनन तंत्र के बाहर होते हैं। अब देखो हमने जो पढ़ा है उसको एक बार अब देख लेते हैं भाई क्या हो रहा था यहाँ पर। ये देखो, ये ये देखो, यहाँ पर जो है अंडाणु बने। अंडाणु बनने के बाद ये अंडाणु यहाँ पर इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ने अंडाणु लिए, अंडाणु इनफंडिबुलम ले से कहाँ पे पहुँच गए? जो ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट की एम्पुला में पहुँच गए। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से जो है शुक्राणु आए। क्या है भाई? शुक्राणु आए। ये यहाँ से होते हुए गर्भाशय से होते हुए ओविडक्ट में गए, और यहाँ पर जो है क्या हुआ? निषेचन हुआ। निषेचन की क्रिया हुई कहाँ पर हुई? एम्पुला में हुई। और निषेचन से क्या बनता है? जाइडोट बनता है। अब जाइडोट कहाँ चला जाता है? ये गर्भाशय में। जाइडोट, यहाँ पर जाइडोट बना, ये कहाँ चला गया? ये गर्भाशय में। ये गर्भाशय होता है, यहाँ पर गर्भाशय में ये चला जाता है। और जाइडोट जो है गर्भाशय में जाके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो तो आगे जाके डेवलपमेंट होता है बच्चे में। यही तो था। और ये आपका योनि वाला पार्ट है, ये जो है ना, ये गर्भाशय ग्रीवा वाला पार्ट है, ये योनि है। ये जो है, ये देखो, ये बलवा है जो लास्ट में, जो हमने सबसे लास्ट में जो पढ़ा है वो क्या है? भड। भड जो है ये पहला वाला, ये जो है भड या बलवा है, जो बाहर वाला पार्ट होता है। तो यही तो हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए लिखिए आप जल्दी से, जो है वीडियो पॉज करके भी थोड़ा सा देख लें इसको एक बार। चलिए अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो और क्या है इसमें, क्योंकि देखो रामायण वाला पार्ट ज़्यादा है इसमें। अब देखो, अब यहाँ पर भी प्रजनन विधियाँ हैं। प्रजनन विधियों में केवल आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि प्रजनन विधि में केवल आपको दिमाग में क्या बैठाना है। मैं रीडिंग लगा के बता देता हूँ, वही आपको दिमाग में बैठाना, ज़्यादा नहीं बैठाना। प्रजनन विधियाँ देखो, पशुओं को गर्भित करने की 2 विधियाँ होती है। एक तो प्राकृतिक प्रजनन विधि और कृत्रिम गर्भाधान विधि। यहाँ से देखो क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है। प्राकृतिक प्रजनन विधि की बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्राकृतिक विधि प्रकृति द्वारा बनाई गई है। इसमें प्रकृति नर एवं मादा पशुओं का योग बनाती है एवं चेतना उत्पन्न करती है कि ये दोनों आपस में समागम करके नए जीव उत्पन्न कर सके। पशु प्रजनन का सबसे सरल तरीका प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इस विधि के द्वारा सभी श्रेणी के पशु प्रजनन करते हैं। भाई प्राकृतिक प्रजनन है, स्वयं स्वयं समागम की क्रिया हो रही है। अब देखो कृत्रिम प्रजनन क्या है। कृत्रिम प्रजनन को आप सुनो, बस सुन ही लो, है ना, बाकी कोई ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। नर पशु का वीर्य प्राप्त करके, देखो कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान विधि क्या होती है? नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के जो हीट पीरियड में आने पर एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा के जन्नेंद्रियों में कृत्रिम पहुंचाया ना, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। कृत्रिम प्रजनन क्या है? कृत्रिम गर्भाधान। एक तरह से आपने नर जो पशु होता है वहाँ से आप वीर्य लेके आए। वीर्य को एक पिचकारी सी रहती है, एक यंत्र होता है,
उसको हम जो है पिचकारी तो जो है योनि में डालते हैं मादाटी में, और एकदम डन की तरह होती है तो वो एकदम जाता है अंदर, और उसके बाद जो है निषेचन की गर्भाधान हो जाता है। तो ये जो गर्भाधान है ये कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। अब देखो भारतवर्ष में इसका ये बात, ये रामायण है, भारतवर्ष में इस विधि का प्रचलन स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ है। आज भी इस विधि का उपयोग जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है उन्नत साधनों का अभाव, साधनों का अभाव, किसानों को इस विधि की सही या पूरी जानकारी ना होना, सुनियोजित प्रजनन कार्यक्रम का ना होना, ये सब होता है। ठीक है भाई, ये बेसिक सी चीज़ है, कोई लिखना नहीं है आपको, ये रामायण वाला पार्ट है, लिखना नहीं, बस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं ये पूरा इतना सारा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन आएगा मैं वो बता दूंगा। देखो और देख लो, अगर आपको और जानना है तो देखो, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा 8 वर्ष में 8 सांड द्वारा 60 से 100 गायें गर्भित कर सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 1000 या अधिक गायें गर्भित कराई जा सकती हैं। कृत्रिम गर्भाधान से बहुत ज़्यादा गायें गर्भित कराई जा सकती हैं। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान में देखो, वीर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से ले जाया जा सकता है। और देखो, उत्तम नस्ल के सांड के उपलब्ध ना होने पर वहाँ उनके वीर्य का उपयोग किया जा सकता है। भाई आपको गाँव के निवासी और गाँव में उत्तम सांड नहीं है, उसका वीर्य बना लो भाई, कृत्रिम गर्भाधान इसीलिए तो अच्छा है। कृत्रिम ढंग से पशु सुधार करने पर थोड़े ही सांडों का पर काम चल जाएगा, ये सब हम कर सकते हैं। देखो और भी देखो, इस प्रणाली में जो गाय लूली, लंगड़ी या चोट इत्यादि लग जाने से प्राकृतिक संभोग के लिए अयोग्य रहती है, उन्हें भी गर्भित करके बच्चे लिए जा सकते हैं। भाई जो चोटिल है, प्राकृतिक हम नहीं करा सकते हैं तो ये कृत्रिम से करा लो, है ना। इस विधि का पूर्णतः लेखा जोखा रखा जाता है। और देखो, विदेशों में भी श्रेष्ठ और चयनित सांडों का वीर्य आयात कर प्रयोग में श्रेष्ठ सांड का वीर्य हम लाके जो है गर्भित करा सकते हैं, तो ये एक प्रॉफिट है। ठीक है भाई, चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है, अगला बिंदु आता है मादा में वीर्य का सेचन, यानी कि इंसेमिनेशन इन फीमेल जो है, यानी कि जो मादा, ये तो बात होती थी भाई अपने को मादा में जो है बाहर से किसी उन्नत सांड का वीर्य डालना है। अब डालना कैसे है वो हम देखते हैं। अब देखो डालना कैसे है वो हम देखते हैं। इंसेमिनेशन, यहाँ पर 2-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखें, ये आपको जो है पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि गाय व भैंस को गर्भित करने के रेक्टोवेजाइनल विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गाय और भैंस को गर्भित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? रेक्टोवेजाइनल विधि का। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? रेक्टोवेजाइनल जो है विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखो, और भेड़ और बकरी के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाय और भैंस में रेक्टोवेजाइनल का और भेड़ और बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि का प्रयोग किया जाता है। भेड़ बकरी में किसका किया जाता है? वेजाइनल स्पेकुलम विधि का, और गाय और भैंस में किसका किया जाता है भैया? रेक्टोवेजाइनल विधि का। अब देखो गाय और भैंस का हम देख लेते हैं, बाकी नाम याद रखना है, बाकी ये पूरी डिटेल में हम देख लेते हैं। इसमें एक हाथ मलद्वार में डालकर, एक हाथ जो मलद्वार जहाँ से गोबर निकलता है उसमें डाला जाता है, एक हाथ मलद्वार में डालकर गर्भाशय ग्रीवा को बाहर से पकड़ लेते हैं। भाई गर्भाशय ग्रीवा क्या है? बंद रहती है, उसको बाहर से पकड़ लो, थोड़ा खोल दो, तथा दूसरे हाथ से जीवाणु रहित प्लास्टिक की पिपेट योनि में, एक हाथ तो कहाँ जहाँ से गोबर निकलता है उसमें डाला, एक हाथ कहाँ डाला? योनि में डाला, है ना। और जहाँ से आपने जो हाथ डाला है किसमें? मलद्वार में डाला है, तो वहाँ से हम गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको पकड़ लेते हैं। अब फिर एक हाथ योनि में डाल देते हैं, और योनि में हम धीरे धीरे डालते हैं पिपेट का, उसमें साथ में हम पिपेट भी डालते हैं। तो पिपेट का एक सिरा गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचना चाहिए, जो पिपेट होती है उसका जो सिरा है वो गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचना चाहिए, तथा उसके बाहरी सिरे से 0.5 से 2 ml वीर्य को
पिचकारी द्वारा अंदर पहुंचा देते हैं। इस प्रकार पर पशु को कृत्रिम विधि से गर्भित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कितना पिचकारी के द्वारा कितना हम ml जो है वीर्य को अंदर पहुंचाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 0.5 से 2 ml तक का हम जो वीर्य है, 2 ml क्वांटिटी का जो वीर्य है वो अंदर पहुंचाते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, गाय और भैंस में गर्भित करने की जो विधि है उसका क्या नाम है? रेक्टोवेजाइनल विधि है। भेड़ और बकरी में गर्भित करने की जो विधि है उसका क्या नाम है? वेजाइनल स्पेटुलम विधि होती है। और इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान में एक पिचकारी में हम एक बार में कितना जो है वीर्य जनरली जो है सामान्यतः रूप से उपयोग करते हैं? तो 0.5 से 2 ml वीर्य करते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप लिखिए, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो ये देखो ये थोड़ा सा डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो ये हो रहा, ये आपके जो है गाय भैंस को, ये देखो गाय भैंस को गर्भित करने की रेक्टोवेजाइनल विधि है। इसमें देखो यहाँ पर जो है ये मलाशय है, ये क्या है? मलाशय है ना, जो है मलाशय। और इसके नीचे ये क्या पार्ट है? ये योनि है, योनि है। मलाशय वाले में तो हाथ डाला, ये हाथ डाला और यहाँ पर जो है गर्भाशय जो ग्रीवा होती है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो वीर्य हम डाल रहे हैं, जो अब ये पिचकारी सी होती है, यंत्र होता है जो हम कह सकते हैं कि अंदर डाली जाती है और यहाँ पर जो है छोड़ा जाता है। तो ये रहता है भाई, आप देखो, है ना। चलिए क्लियर है। हमें देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना। बात ये देखो, और देखो, जब आप गर्भाधान करवा रहे हो तो गर्भाधान का एक उचित समय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपका मन हुआ तब पिचकारी लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं। देखो गर्भाधान का उचित समय मालूम कर लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भाई आपको गर्भाधान का उचित समय मालूम करना चाहिए, तभी आप जो है इस यंत्र का आप यूज करो, गर्भाधान कराओ। सब कुछ आपकी नॉलेज में होना चाहिए। कब हीट पीरियड पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट है हीट पीरियड, है ना। जब हीट पीरियड पे जब पशु आ रहा है तभी आप ये कराएं, ध्यान रखें। मैं बता चुका हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने बताया भाई हीट पीरियड में किस प्रकार से। अब देखो, गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि 120 घंटे मानी गई है। जब अंडाणु हो रहा है तो भैया 120 घंटे के भीतर आप कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हो, क्योंकि जो अंडाणु के जीवित रहने की जो अवधि है वो 120 घंटे है, दिन नहीं घंटे, 4 से 5 दिन मान सकते हो। इतने घंटे में ही आपको क्या कराना है? कृत्रिम गर्भाधान कराना है। और देखो, गाय के जनन अंग में शुक्राणु की जीवन अवधि 24 से 30 घंटे है। अब आपने ध्यान ही नहीं दिया कि भैया अंडाणु आए नहीं आए, तुमने जो है करा दिया कृत्रिम गर्भाधान। तो भाई जो शुक्राणु जो अंदर गए हैं ना, यदि वहाँ पर अंडाणु नहीं मिला तो ये बावले शुक्राणु जो है मर जाएंगे। 24 से 30 घंटे में ये शुक्राणु मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अंडाणु का बनना भी उसी टाइम जरूरी है और उसी टाइम शुक्राणु का जो जीवन क्षम है वो भी जरूरी है। दोनों का मेल तभी तो होगा, तभी तो निषेचन की क्रिया होगी, तो ये भी जरूरी है, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। गाय के जनन अंग में शुक्राणु की विकास अवधि 6 घंटे की होती है। जो विकास जो अवधि होती है ये 6 घंटे की होती है। जनरली जो वर्क इन, हम कह सकते हैं कि इसका जो वर्क इन पीरियड होता है वो डेवलपमेंट जो पीरियड होता है 6 घंटे का होता है। 6 घंटे के अंदर ही ये सारी प्रोसेस करता है। यदि अंडाणु मिल जाता तो उससे निषेचन कर लेता है। फिर आइए ऋतुकाल, देखो शुक्राणु की ये 6 घंटे भी इम्पोर्टेंट है। ये 6 घंटे में ज़्यादा चांस रहते हैं। 6 घंटे में अंडाणु नहीं मिला, हो सकता है कि गर्भाधान के चांसेस कम हो जाएं, समझ रहे हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऋतुकाल की अवधि प्रारंभ और बीच और अंतिम पशुओं के गर्भाधान करने का प्राय, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये रहा आगे नीचे, ये तो सब रामायण है, ये इम्पोर्टेंट है एक लाइन, ये देखो ये मध्यकाल के प्रारंभ होने के 12 घंटे पश्चात ही पशु को गर्भित कराएं
क्योंकि इस अवधि में पशु के गर्भ ठहरने की संभावना अधिक रहती है। इस लाइन को भी लिख लेना आप, थोड़ा सा इस लाइन को लिख लेना कि मध्यकाल के प्रारंभ होने के 12 घंटे पश्चात ही पशु को गर्भित कराएं। इसलिए जो पशु मध्यकाल के प्रथम लक्षण यदि सायकाल दृष्टिगत हो तो मध्य में आए पशु को प्रातःकाल कराने की बजाय 12 घंटे के अंदर 2 बार गर्भदान कराने से गर्भ ठहरने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती। भाई आप एक ही मध्यकाल में 12 घंटे के भीतर ही आप 2 बार कृत्रिम गर्भाधान कराओ, क्या पता एक बार में गर्भाधान प्रॉपर वे में नहीं हो, निषेचन नहीं हो गया है तो दोबारा नहीं होगा। निषेचन यदि हो गया तो दोबारा नहीं होगा, वो आपके जो शुक्राणु वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ तो इसलिए 2 बार कृत्रिम 2 बार जो है हम जो विधि है इसका यूज करते हैं। रेक्टोपेपाइन जो विधि है, रेक्टोवेजाइनल जो विधि है, हम इसका यूज करते हैं भाई, 2 बार यूज करते हैं। ठीक है, संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। गाय में मध्यकाल के लक्षण प्रकट होते ही उसे तुरंत निकटवर्ती कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर ले जाकर गर्भित कराना चाहिए। गाय भैंस को ब्याने के 3 माह के भीतर गर्भ धारण करा देना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो भाई कि गाय के ब्याने के, गाय जब ब्याई है तो उसके कितने दिन बाद हमें गर्भधान करा देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भधारण करा देना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 माह यानी कि 60 से 90 दिन के भीतर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गाय और भैंस को ब्याने के कितने महीने के भीतर गर्भ धारण करा देना चाहिए। 2 से 3 महीने के भीतर गर्भ धारण करा देना चाहिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब गाय भैंस ब्याह चुकी है, बच्चा पैदा कर दिया है, तो उसके 3 महीने के भीतर ही, 2 से 3 महीने के भीतर आप जो है गर्भ धारण करा दो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आपका जो दूध का जो ड्राई पीरियड है वो बढ़ जाएगा। भाई पशु जो होता है एक टाइम पीरियड तक ही दूध देता है ना। फिर 1-2 महीने का ड्यूरेशन ऐसा आता है कि जब दूध नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं ड्राई पीरियड। अब ड्राई पीरियड यदि 2 महीने का जनरली रहता है, अब आपने जो है गर्भधारण नहीं कराया 3 महीने के भीतर, तो जो आपका जो ड्राई पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 1-2 महीने और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये कि गर्भधारण करा दें, ये बहुत अच्छी बात है। मध्यकाल जो है प्रारंभ होने के मध्यकाल प्रारंभ होने के 12 घंटे, जब हीट पीरियड पे आया ना तो 12 घंटे जो है 12 घंटे प्रारंभ होने के 12 घंटे पश्चात ही पशु को गर्भधारण कराएं। हीट पे आ गया पशु, 12 घंटे इंतजार करें, फिर उसके बाद आप गर्भधारण कराएं। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो इसको लिखिए आप। चलिए चलिए आगे और पढ़ेंगे हम, और जो है दूसरी अगली क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों की और चर्चा करेंगे। गर्भधारण का सामान्य परीक्षण, जो गर्भधारण है, अब आपने गर्भाधान तो करा दिया, आपने गर्भाधान पिचकारी द्वारा वीर्य अंदर छोड़ दिया है। अब ये भी तो चेक करो कि भैया कि वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। वही तो है गर्भावस्था का सामान्य परीक्षण। अरे गर्भावस्था आई है नहीं आई, गर्भधारण हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी तो चेक करना है अपने को। तो ये चेक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।